स्वागत। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर पर बात करेंगे, फ्रांसीसियों का आना और उनका यहाँ असर। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी बस्तियां बनाई और फिर कैसे अंग्रेजों के साथ उनका एक बड़ा टकराव शुरू हुआ। हाँ, बिल्कुल। जिसे हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। हाँ, कर्नाटक युद्ध। सोचिए वो समय जब यूरोप की ताकतें यहाँ व्यापार करने आ रही थीं। लेकिन इरादे सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहे। सही कहा। महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। और ये सब हो रहा था उस माहौल में जब यूरोप में समंदर पर कब्जे और व्यापार की जबरदस्त होड़ मची हुई थी। डच थे, अंग्रेज थे और फिर फ्रांसीसी आए। ये सब यहाँ अपनी जगह पक्की करना चाह रहे थे। और आज हम खास तौर पर फ्रांसीसियों पर ही ध्यान देंगे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। उनकी कहानी पर। तो ये शुरू कैसे हुआ? फ्रांसीसी तो शायद थोड़ा देर से आए थे बाकियों के मुकाबले। हाँ, वो अंग्रेजों और डचों के बाद आए। उनकी कंपनी, वो कंपनी des Andes Orientales, ये कब बनी थी? देखिए, स्रोत बताते हैं 1664 में। फ्रांस की जो सम्राट थे लुई 14 में, उनके एक बहुत प्रभावशाली मंत्री थे कोलबर्ट। अच्छा, कोलबर्ट। हाँ, उनके प्रयासों से ये कंपनी बनी। और दिलचस्प बात यह है कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी। ओह, तो ये एक तरह से सरकारी कंपनी थी। मतलब इसे फ्रांस की सरकार का सीधा पैसा और समर्थन मिला हुआ था। अच्छा। इसका जरूर असर पड़ा होगा बाद में। बिल्कुल, उनकी रणनीति पर, उनके फैसलों पर इसका गहरा असर दिखता है। तो ठीक है, कंपनी बन गई। भारत में पहला कदम कहाँ रखा इन्होंने? सूरत का नाम आता है। हाँ, पहला ठिकाना सूरत ही था। 1668 में एक अफसर थे फ्रैंकोइस कैरन। फ्रैंकोइस कैरन। हाँ, उनके नेतृत्व में सूरत में पहली फैक्ट्री खोली, जिसे वो प्रीमियर क्यूरे कहते थे। सूरत उस वक्त पश्चिम भारत का, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो समझदारी का कदम था। और फिर फौरन ही पूर्वी तट पर भी पहुंच गए। जी हाँ। मसूलीपट्टनम। जी हाँ, तेजी दिखाई। अगले ही साल 1669 में गोलकुंडा के सुल्तान से इजाजत ली और मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री खोल दी। तो मतलब वो सिर्फ पश्चिम तक नहीं रहना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जल्दी से पूरे भारतीय व्यापार नेटवर्क में अपनी जगह बनाना चाहते थे। लेकिन जब भी हम फ्रांसीसियों की बात करते हैं भारत में, जी, तो पौंडीचेरी का नाम वो सबसे पहले आता है। हाँ जी। पौंडीचेरी, वो कहानी क्या है? वो कैसे मिला और इतना जरूरी कैसे हो गया? पौंडीचेरी की कहानी बहुत अहम है। देखिए, 1673 में एक अफसर थे फ्रैंकोइस मार्टिन। बहुत दूर की सोचने वाले व्यक्ति थे वो। फ्रैंकोइस मार्टिन। हाँ, उन्होंने वलीगोंडापुरम के एक स्थानीय सूबेदार थे शेर खान लोदी, उनसे पौंडीचेरी नाम का एक छोटा सा गांव हासिल किया। सिर्फ एक गांव? हाँ, शुरू में तो बस एक गांव ही था। शायद तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही जगह आगे चलकर फ्रांसीसी भारत की राजधानी बन जाएगी। कमाल है। मार्टिन ने इसे बसाने में, इसे विकसित करने में बहुत मेहनत की। और पूर्व में बंगाल की तरफ, वो तो सोने की चिड़िया कहलाता था। बंगाल को कोई कैसे छोड़ सकता था? बिल्कुल गए। 1674 में बंगाल के जो मुगल सूबेदार थे शाइस्ता खान, हाँ, शाइस्ता खान, उनसे चंद्रनगर में फैक्ट्री बनाने की इजाजत मिल गई। हालांकि इसे ठीक से जमाने में, मतलब विकसित करने में थोड़ा वक्त लगा। करीब 1690-92 तक का समय लग गया। लेकिन चंद्रनगर भी, खासकर हुगली नदी के किनारे, व्यापार के लिए एक बहुत जरूरी सेंटर बन गया उनका। तो धीरे धीरे पांडिचेरी का महत्व बढ़ता गया। इसे औपचारिक रूप से हेडक्वार्टर कब बनाया गया? और वो किले वगैरह का भी जिक्र आता है। हाँ, पांडिचेरी का कद बढ़ता ही गया। 1701 में इसे पूर्व की सभी फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया गया। अच्छा। और फ्रैंकोइस मार्टिन इसके पहले महानिदेशक, मतलब डायरेक्टर जनरल बने। ओह। और वहीं पर उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए फोर्ट लुई नाम का एक किला भी बनवाया। ये एक संकेत था कि अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं है। हाँ, ये सिर्फ कोठी नहीं, अब एक शक्ति केंद्र बन रहा था। क्या इसके बाद भी, 18वीं सदी में और विस्तार हुआ? हाँ, सिलसिला रुका नहीं। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और विस्तार किया। 1721 में दक्षिण पश्चिम में मालाबार तट पर माहे पर कब्जा किया। माहे? मसालों के लिए? मसालों के व्यापार के लिए बहुत अहम था। फिर 1739 में तमिलनाडु तट पर ही करिकाल पर भी कब्जा कर लिया। अच्छा। तो आप देखिए, 18वीं सदी के मध्य तक आते आते भारत के अलग अलग तटों पर फ्रांसीसियों की कई जरूरी बस्तियां बन चुकी थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। मोड़? हाँ, करीब 1742 के आसपास, जब जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले गवर्नर बनकर आए। डुप्ले? हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है। बिल्कुल। उनके आने के बाद फ्रांसीसी रणनीति में, आप कह सकते हैं, एक बुनियादी बदलाव आया। स्रोत इस तरफ साफ इशारा करते हैं। बदलाव? किस तरह का बदलाव?
मतलब सिर्फ व्यापार से आगे? हाँ, व्यापार से बहुत आगे। डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने देखा कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता है, मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है, स्थानीय राजा नवाब आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाने की सोची। अब फ्रांसीसी सिर्फ व्यापारी नहीं रहना चाहते थे, वो एक तरह से किंग मेकर बनना चाहते थे। किंग मेकर? हाँ, भारतीय रियासतों के झगड़ों में सीधा दखल देना शुरू कर दिया। अपनी सेना को भारतीय शासकों को किराए पर देना शुरू किया। संधिया करके सीधे जमीन हासिल करने लगे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। ओहो, तो ये तो मतलब सीधे सीधे अंग्रेजों से टकराव वाली बात हो गई। बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेज भी तो शायद इसी फिराक में होंगे। निश्चित तौर पर अंग्रेज भी अपनी ताकत और महत्वाकांक्षाएं बढ़ा रहे थे। भारत के संसाधनों और प्रभाव के लिए होड़ अब तेज हो रही थी। जब डुप्ले ने खुलकर ये राजनीतिक और सैनिक खेल शुरू किया तो अंग्रेजों के साथ संघर्ष होना तय था। और इसी से कर्नाटक युद्ध शुरू हुए। जी हाँ, इसी टकराव ने कर्नाटक युद्धों का रूप लिया। नाम भले ही कर्नाटक युद्ध हो, लेकिन असल में ये भारत की जमीन पर लड़ा गया पहला बड़ा एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध था, जिसने भारत के भविष्य पर बहुत गहरा असर डाला। बहुत गहरा असर। चलिए, तो पहले कर्नाटक युद्ध पर आते हैं, 1746 से 48 तक। इसकी चिंगारी कहाँ से उठी? क्या ये झगड़ा यहीं भारत में शुरू हुआ था? नहीं, इसकी जड़ें यूरोप में थी। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा था। हाँ, ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर। बिल्कुल। उसमें ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे, और जैसा अक्सर होता था, यूरोप की लड़ाई की गर्मी भारत तक पहुंच गई। यहाँ जो फौरी वजह बनी वो थी कि अंग्रेज नौसेना के एक अफसर थे, कैप्टन बर्नेट। उन्होंने कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। ओह, तो डुप्ले ने बदला लेने की सोची होगी। बिल्कुल, डुप्ले चुप बैठने वालों में से नहीं थे। तो इस पहले युद्ध की सबसे बड़ी घटना क्या मानी जाती है? सबसे सनसनीखेज घटना थी मद्रास पर फ्रांसीसी कब्जा। मद्रास? वो तो अंग्रेजों का बड़ा गढ़ था। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण गढ़ था। डुप्ले ने मॉरिशियस के जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, ला बोर्डोनेस, उनको मदद के लिए बुलाया। अच्छा, मॉरिशस से? हाँ, उनकी नौसेना की मदद मिली और 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। ये अंग्रेजों के लिए वाकई एक बड़ा झटका था। इसने फ्रांसीसी ताकत तो दिखा दी। बिल्कुल। लेकिन क्या ये कब्जा बना रहा? युद्ध खत्म कैसे हुआ? नहीं, कब्जा टिका नहीं, क्योंकि युद्ध का अंत हुआ यूरोप में। 1748 में एक संधि हुई, एक्सला-शापेल की संधि। एक्सला-शापेल? हाँ, इसने ऑस्ट्रिया वाले युद्ध को खत्म किया और उसी संधि की शर्तों के तहत मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। अच्छा, बदले में फ्रांसीसियों को भी कुछ मिला? हाँ, उन्हें उत्तरी अमेरिका में लुएबर्ग का किला वापस मिला। लेकिन इस युद्ध ने भारत में दो बातें साफ कर दी। क्या? एक, कि नौसैनिक शक्ति मतलब समंदर पर जिसका कब्जा होगा वो बहुत निर्णायक होगी, और दूसरी बात, हाँ, कि यूरोप की राजनीति का सीधा असर भारत में उनकी कंपनियों की किस्मत पर पड़ेगा। ये तो बड़ी बात थी। जी, पहला युद्ध तो जैसे तैसे खत्म हुआ, लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं चली होगी। जल्द ही दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया, 1749 से 54 तक। और इस बार वजह क्या थी? इस बार, जैसा कि स्रोत बताते हैं, वजह काफी हद तक भारतीय थी। हालांकि यूरोपीय ताकतों ने उसमें घी डालने का काम खूब किया। भारतीय वजह मतलब स्थानीय झगड़े? बिल्कुल। इस बार लड़ाई का मैदान बनी दक्कन की दो बड़ी रियासतें, हैदराबाद और कर्नाटक। कर्नाटक मतलब जिसकी राजधानी आरकोट थी। अच्छा, हैदराबाद और कर्नाटक। हाँ, इन दोनों ही रियासतों में शासकों की मौत के बाद गद्दी के लिए लड़ाई छिड़ गई, उत्तराधिकार का विवाद। और फिर डुप्ले और अंग्रेजों ने मौका देखा। बिल्कुल सही। उन्होंने इसे अपना असर बढ़ाने का सुनहरा मौका समझा और दोनों ने अपने अपने पसंदीदा दावेदारों का साथ देना शुरू कर दिया। ये तो बड़ा उलझा हुआ मामला लग रहा है। कौन किसका साथ दे रहा था? स्रोत इसे साफ करते हैं। देखिए, फ्रांसीसियों ने मतलब डुप्ले ने हैदराबाद के लिए मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। मुजफ्फर जंग? हाँ, और कर्नाटक के लिए चंदा साहिब का। चंदा साहिब? हाँ, ठीक है। और अंग्रेजों ने इनके विरोधियों का साथ दिया। हैदराबाद में नासिर जंग का और कर्नाटक में अनवरुद्दीन खान का, और बाद में उनके बेटे मोहम्मद अली का। तो ये तो अब सीधा सीधा प्रॉक्सी वॉर बन गया। हाँ, बिल्कुल। स्थानीय झगड़ा अब यूरोपीय ताकतों का अखाड़ा बन गया। इसमें शुरुआती फायदा किसे मिला? क्या डुप्ले की चालें काम कर रही थी?
शुरू में तो डुप्ले की रणनीति जबरदस्त कामयाब रही। अच्छा। 1749 में एक लड़ाई हुई, अंबूर की लड़ाई। अंबूर। हाँ, इसमें फ्रांसीसी समर्थन वाली सेना ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन खान को, जो अंग्रेज समर्थक थे, मार डाला। ओह। और चंदा साहेब कर्नाटक के नवाब बन गए। तो ये तो फ्रांसीसियों की बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी। और हैदराबाद में भी उनका समर्थित मुजफ्फर जंग सूबेदार बना। हालांकि बाद में उसकी हत्या हो गई, पर उसकी जगह भी फ्रांसीसी प्रभाव वाला शासक ही आया। फ्रांसीसी असर इतना बढ़ गया कि डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण के मुगल इलाकों का मानद गवर्नर तक बना दिया गया। बाप रे। और मुजफ्फर जंग ने शुक्रिया के तौर पर पौंडीचेरी के पास 80 गांव भी फ्रांसीसियों को इनाम में दिए। तो ऐसा लग रहा था कि डुप्ले का सपना पूरा हो रहा है। हाँ बिल्कुल। लग रहा था फ्रांसीसी जीत गए। फिर अचानक पासा कैसे पलट गया? अंग्रेजों ने वापसी कैसे की? यहाँ रॉबर्ट क्लाइव का नाम बहुत आता है। हाँ, यही एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। उस समय वो कंपनी के एक क्लर्क थे, लेकिन सैनिक समझ गजब की थी। हुआ ये कि जब फ्रांसीसी सेना और चंदा साहिब की फौजें त्रिचनापल्ली में अंग्रेज समर्थक मोहम्मद अली को घेरने में लगी थीं, हाँ। क्लाइव ने एक बहुत ही साहसी और चौंकाने वाली चाल चली। क्या किया उन्होंने? स्रोत बताते हैं 1751 में क्लाइव सिर्फ कुछ 100 सैनिक लेकर, शायद 210 अंग्रेज और 300 भारतीय सिपाही, बस इतने से? हाँ, इतने से सैनिकों के साथ कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर धावा बोल दिया और कब्जा कर लिया। सिर्फ 500 लोगों के साथ राजधानी पर कब्जा? ये तो कमाल है। कमाल ही था, और इसका असर बहुत गहरा हुआ। क्या असर हुआ? आरकोट का हाथ से निकल जाना फ्रांसीसियों के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। अपनी राजधानी बचाने के लिए चंदा साहिब को त्रिचनापल्ली का घेरा कमजोर करना पड़ा। अच्छा, अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा आरकोट भेजना पड़ा। क्लाइव ने आरकोट में करीब 53 दिन तक घेरा झेला, लेकिन हार नहीं मानी। और आखिर में फ्रांसीसी चंदा साहिब की सेना को पीछे हटना पड़ा। इस एक घटना ने युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। इसने अंग्रेजों का हौसला बढ़ाया होगा बहुत। और फ्रांसीसी अजेय हैं, ये भ्रम टूट गया। तो आरकोट का घेरा एक टर्निंग पॉइंट था जी। इस युद्ध का अंत कैसे हुआ फिर, और डुप्ले का क्या हुआ? उन्हें वापस क्यों बुला लिया गया? आरकोट के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का पलड़ा भारी होने लगा। उधर फ्रांस में जो सरकार थी, वो डुप्ले की महंगी युद्ध नीतियों से परेशान हो रही थी। अच्छा, पैसों की वजह से? हाँ, उन्हें लग रहा था कि डुप्ले की वजह से कंपनी व्यापार पर ध्यान देने के बजाय लड़ाइयों में उलझ गई है। पैसा बहुत खर्च हो रहा है और अंग्रेजों से सीधे टकराव का खतरा में बढ़ रहा है। शायद उन्हें डर था कि कहीं ये सब भारत में फ्रांसीसी मौजूदगी को खत्म न कर दे। तो उन्होंने 1754 में एक तरह से कहें तो विवादास्पद फैसला लेते हुए डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। अरे, ये तो फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं के लिए बड़ा झटका रहा होगा। शायद सबसे बड़ा झटका। अपने सबसे कामयाब आदमी को बीच लड़ाई से वापस बुला लेना। नतीजा क्या निकला फिर? डुप्ले की जगह एक नए गवर्नर आए, गोडेहू। उनका काम शायद शांति स्थापित करना था। उन्होंने आते ही 1754 में अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि कर ली। पांडिचेरी की संधि, इसमें क्या था? मोटा मोटा ये तय हुआ कि दोनों ताकतें भारतीय शासकों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगी और जो इलाके जीते थे वो वापस कर देंगे। लेकिन क्या ये शांति टिकी? नहीं, ये शांति भी बस नाम की थी, क्योंकि अविश्वास बहुत गहरा था और यूरोप में माहौल फिर से गर्मा रहा था। तो डुप्ले का जाना एक युग का अंत जैसा था। खैर, फिर आता है तीसरा और आखिरी कर्नाटक युद्ध, 1757 से 63। जी, क्या इसका भी यूरोप से कनेक्शन था? हाँ, ये तो सीधे सीधे यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का ही भारतीय मोर्चा था। 7 years war। 7 years, 5076 to 63। हाँ, वही। ये लड़ाई तो दुनिया भर में लड़ी गई, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, भारत में। तो फिर से ब्रिटेन और फ्रांस दुश्मन। बिल्कुल। जब यूरोप में दुश्मन थे तो यहाँ उनकी कंपनियां दोस्त कैसे रहती? लड़ाई यहाँ भी होनी ही थी। इस बार क्या हुआ? अंग्रेज ज्यादा तैयार थे। बिल्कुल, अंग्रेज इस बार पूरी तैयारी में थे और उन्होंने शुरुआत से ही बढ़त बनाने की कोशिश की। मार्च 1757 में ही रॉबर्ट क्लाइव, जो अब बंगाल में थे, उन्होंने बंगाल में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर हमला करके कब्जा कर लिया। चंद्रनगर भी गया। ये तो बंगाल में फ्रांसीसी असर का खात्मा था। हाँ, उनके लिए बहुत बड़ा रणनीतिक और आर्थिक नुकसान था ये। और दक्षिण में क्या कोई बड़ी लड़ाई हुई जिसने सब तय कर दिया? हाँ, आखिरी फैसला दक्षिण में ही हुआ। फ्रांसीसी सरकार ने काउंट दी लाली को भेजा था एक बड़ी सेना के साथ। काउंट दी लाली। लेकिन वो अंग्रेजों की बढ़ती ताकत का मुकाबला नहीं कर पाए। जनवरी 1760 में वांडीवाश नाम की जगह पर, वांडीवाश, ये नाम बहुत सुना है। हाँ, तमिलनाडु में है।
यहाँ एक निर्णायक लड़ाई हुई। सर आयर कूट अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और उन्होंने काउंटी लाली की फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हरा दिया। यह हार फ्रांसीसियों के लिए विनाशकारी थी। वांडी वाश की हार का मतलब क्या था? क्या फ्रांसीसी पूरी तरह खत्म हो गए? वांडी वाश ने भारत में फ्रांसीसी सैनिक ताकत की कमर तोड़ दी। उनकी संगठित सेना लगभग खत्म हो गई। लाली हारकर पांडिचेरी लौटे, लेकिन अब उनके पास अंग्रेजों से लड़ने की ताकत नहीं बची थी। तो अंग्रेजों ने फायदा उठाया होगा। पूरा फायदा उठाया, घेराबंदी की और 1761 में पांडिचेरी पर भी कब्जा कर लिया। पांडिचेरी भी गया? हाँ फ्रांसीसी राजधानी पर कब्जा? हाँ, और इसके साथ ही भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक और सैनिक महत्वाकांक्षाएं आप कह सकते हैं लगभग खत्म हो गई। तो युद्ध का अंत कैसे हुआ औपचारिक रूप से? युद्ध का औपचारिक अंत हुआ यूरोप में। 1763 में पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि 1763? हाँ, इसने दुनिया भर में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध को खत्म किया। इस संधि में भारत के लिए क्या शर्तें थीं? क्या फ्रांसीसियों को उनकी जगह वापस मिली? हाँ, संधि में ये तय हुआ कि चंद्रनगर, पौंडीचेरी और दूसरी फैक्ट्रियां फ्रांसीसियों को वापस तो मिलेंगी, लेकिन कोई शर्त होगी। हाँ, एक बहुत बड़ी और अहम शर्त थी। उन्हें इन बस्तियों की किलेबंदी करने या वहां सेना रखने की सख्त मनाही थी। ओह, वो अब भारत में सिर्फ व्यापारी बनकर रह सकते थे। किसी भी तरह की राजनीतिक या सैनिक भूमिका निभाने की इजाजत नहीं थी। तो ये तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का पूरी तरह अंत था। बिल्कुल, फैक्चुअली अंत। तो अगर हम इन तीनों कर्नाटक युद्धों का सार देखें तो आखिरी नतीजा क्या निकला? नतीजा बिल्कुल साफ था। इन युद्धों ने भारत में फ्रांसीसी चुनौती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। डुप्ले का सपना टूट गया। और अंग्रेजों ने अपने सबसे ताकतवर यूरोपीय दुश्मन को भारतीय मैदान से हटा दिया। अब भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। तो वांडी वॉश की लड़ाई और पेरिस की संधि ने तय कर दिया कि भारत पर आगे किसका राज होगा। हाँ, ये तय हो गया कि अगली सदी भारत में अंग्रेजों की होगी, फ्रांसीसियों की नहीं।